दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर पिछले कुछ समय से 3 देशों के नाम बार बार सुनने को मिल रहे हैं, अमेरिका, ग्रीनलैंड और डेनमार्क। आपने भी खबरों में देखा होगा कि अमेरिका लगातार ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने के लिए डेनमार्क पर दबाव बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि ग्रीनलैंड को पाने के लिए वो सैन्य बल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर डेनमार्क किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। डेनमार्क की सरकार और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड वासियों का कहना है कि वो बिकाऊ नहीं है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार कैसे है? डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा शांति प्रिय देश है। साइज के मामले में ग्रीनलैंड डेनमार्क से करीब 50 गुना बड़ा है। इस छोटे से डेनमार्क ने कैसे इतने बड़े ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर रखा है? ग्रीनलैंड और डेनमार्क का इतिहास क्या है? दोनों देशों का रहन सहन और खान पान कैसा है? आज की इस वीडियो में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एरिया एंड पॉपुलेशन। डेनमार्क का टोटल एरिया महज 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि ग्रीनलैंड इससे करीब 50 गुना बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 21,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड होने का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में दोनों की पोजीशन बिल्कुल अलग है। ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन 57,000 है, जबकि डेनमार्क की पॉपुलेशन 60 लाख के आसपास है। कल्पना कीजिए, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि इसमें 50 डेनमार्क समा सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ एक छोटे से स्टेडियम में समा जाएं इतने ही हैं। ग्रीनलैंड का 80% एरिया साल भर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। ज्यादातर आबादी कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क और उसके आसपास के एरियाज में ही रहती है। वहीं डेनमार्क की कैपिटल सिटी कोपेनहेगन, जिसकी आबादी करीब 15 लाख है, ये वर्ल्ड की बेस्ट कैपिटल सिटीज में से एक माना जाता है। डेनमार्क की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक आपको खुशी नजर आएगा। वहीं ग्रीनलैंड में रहना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। साल भर तापमान 0 डिग्री के नीचे ही रहता है। ऐसे कठोर वातावरण में सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों, डेनमार्क की गिनती नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई नेशंस में की जाती है, जिन्हें यूरोप की बेस्ट कंट्रीज माना जाता है। डेनमार्क का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि आज से करीब 1000 साल पहले ये सिर्फ एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन आज इस देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि बड़े बड़े देश भी इसके आगे फीके नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड का इतिहास भी काफी पुराना है। एरिक द रेड नाम का एक नॉर्वे वाइकिंग अपने कुछ साथियों के साथ साल 982 ईस्वी में ग्रीनलैंड पहुंचा। ग्रीनलैंड में उसने मोटे ग्लेशियर्स और बर्फ की चादर देखी, लेकिन एरिक इस आइलैंड को आबाद करना चाहते थे, जिसके लिए उसने एक नेम गेम खेला। उसने एक आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड रख दिया। ग्रीनलैंड नाम सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर हरियाली अधिक होगी। इस नाम से कई यूरोपियंस अट्रैक्ट भी हुए और धीरे धीरे ग्रीनलैंड पर भी लोग बसने लगे। हालांकि ग्रीनलैंड कभी भी बहुत ज्यादा आबाद नहीं हो पाया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच रिश्ते की कहानी 18th सेंचुरी से शुरू होती है। सन 1721 में एक मिशनरी हैंस एगडे एक नाव लेकर ग्रीनलैंड पहुंचे। हैंस एगडे ने ग्रीनलैंड पर पहुंचकर अपनी सत्ता स्थापित की और इसे डेनमार्क का हिस्सा बना लिया। तब से लेकर आज तक ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही अधिकार है। साल 1916 में अमेरिका ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी की थी। समय समय पर कई बार अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश भी की। साल 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन की पेशकश भी की थी, लेकिन डेनमार्क ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। साल 1953 में आधिकारिक तौर पर ग्रीनलैंड को डेनमार्क में शामिल कर दिया गया। इसके बाद ग्रीनलैंड को डेनमार्क की संसद में 2 सीटें भी दी गई। 1979 में एक रेफरेंडम पास हुआ, जिसके बाद ग्रीनलैंड को अपने खुद के फैसले लेने की आजादी मिली। साल 2009 में ग्रीनलैंड ने अपना खुद का संविधान भी बना लिया। आज ग्रीनलैंड अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन रक्षा और विदेशी मामलों पर डेनमार्क का ही अधिकार है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी बहुत बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नाटो कंट्रीज है। ऐसे में अगर दोनों के बीच टकराव बढ़ता है तो नाटो भी टूट सकता है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना एयरबेस भी बना रखा है। अमेरिका का कहना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर ठीक तरह से निवेश नहीं कर रहा है और उसके आसपास चीनी और रूसी जहाजों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे आर्कटिक ओशन में खतरा पैदा हो सकता है। यूएस का कहना है कि उन्हें अपने गोल्डन डोम सिक्योरिटी चैनल के लिए ग्रीनलैंड लेना ही होगा। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स की माने तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और ही है। असल में ग्रीनलैंड में 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स होने का दावा भी किया जाता है। इस रेयर अर्थ मिनरल्स पर अमेरिका की नजरें हैं और इसीलिए वो किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाना चाहता है। इकोनॉमी। दोस्तों, पिछले
पिछले कुछ सालों में ग्रीनलैंड में आजादी की मांग तेज हुई है। देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो डेनमार्क से आजादी चाहता है। कई नेता भी अपने भाषणों में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क से आजाद होकर अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना ग्रीनलैंड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। असल में ग्रीनलैंड की जीडीपी 2.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इतनी कम जीडीपी के साथ देश को चलाना बहुत मुश्किल है। हर साल डेनमार्क ग्रीनलैंड को भारी मात्रा में सब्सिडी और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बिना बाहरी सपोर्ट के ग्रीनलैंड में तरक्की मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के पास अपनी खुद की कोई भी आर्मी नहीं है। सुरक्षा के लिए भी ये सीधे तौर पर डेनमार्क पर ही निर्भर है। जब अमेरिका जैसे देश की नजरें सीधे ग्रीनलैंड पर हों, ऐसे में डेनमार्क से अलग होने की बात करना ग्रीनलैंड के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोग मछली पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं दूसरी ओर डेनमार्क एक समृद्ध देश है। इस देश की जीडीपी 450 बिलियन डॉलर से अधिक है और यहाँ रहने वाले लोग की पर कैपिटा इनकम $70,000 से भी ज्यादा है। लोग अपनी लाइफस्टाइल को खुलकर एंजॉय करते हैं। एक व्यक्ति हफ्ते में सिर्फ 35 से 40 घंटे ही काम करता है। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। लोग अपने परिवार और दोस्तों को पूरा समय देते हैं। वीकेंड पर पार्टी करते हैं। एक मजे की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ बेरोजगार है तो उसे सरकार हर महीने की फिक्स इनकम भी देती है। यही वजह है कि डेनमार्क की गिनती सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। डेनमार्क के लोग बहुत ईमानदार भी माने जाते हैं। यहाँ पर कई दुकानें भी ऐसी दिखेंगी जिनमें कोई दुकानदार नहीं होता है, सिर्फ सामान रखा होता है और उस पर प्राइस टैग लगा होता है। आपको खुद सामान लेना है और पैसे रख देने हैं। इतनी ईमानदारी हमारे देश के लोगों में भी आ जाए तो हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। डेनमार्क में टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति सालाना 40% से लेकर 55.9% तक टैक्स देता है। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो टैक्स को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं जो सरकार अलग अलग सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को वापस करती है। एजुकेशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन। एजुकेशन की बात करें तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही देशों में 100% लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड में भी आज के समय में हाई स्कूल और कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई की फैसिलिटीज हैं। हालांकि अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ का यूथ डेनमार्क जाना ही पसंद करता है। वहीं डेनमार्क के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है। एजुकेशन और हेल्थ यहाँ पूरी तरह से फ्री है, जिसके बदले में सरकार लोगों से टैक्स भी वसूल करती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक हैरानी वाली बात बता दें कि ग्रीनलैंड में जो लोग डेनमार्क रहने के लिए आते हैं उन्हें डेनमार्क में कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई ग्रीनलैंड निवासी डेनमार्क में किसी बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे को अपने पास रखने के लिए उन्हें पेरेंटिंग टेस्ट करना होता है। इस टेस्ट में डेनमार्क की सरकार ये देखती है कि वो माता पिता अपने बच्चों की देख-रेख ठीक से कर पाएंगे या फिर नहीं। वो डेनमार्क के हिसाब से सिविलाइज्ड है और यहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं या फिर नहीं। अगर कोई पेरेंटिंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो उनसे उनका बच्चा छीन लिया जाता है। इस तरह के केसेस भी डेनमार्क में लगातार बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीनलैंड में डेनिश कल्चर की झलक देखने को मिलती है। देश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कलालीसुत है, जिसे आमतौर पर ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग इनुइट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। डेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज भी ग्रीनलैंड के स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है। वहीं डेनमार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है। इन दोनों ही जगहों पर सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। मिलिट्री पावर। दोस्तों, ग्रीनलैंड की अपनी कोई सैन्य ताकत नहीं है। डेनमार्क के पास इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो डेनमार्क की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। अमेरिकी सेना का मुकाबला करना डेनमार्क या फिर अन्य यूरोपियन नेशंस के बस की बात नहीं है। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में डेनमार्क को 45वीं रैंक पर रखा गया है। ये नाटो का सदस्य है और इसलिए इसे कमतर बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता। डेनमार्क की आर्मी में डेनिश रॉयल एयरफोर्स, नेवी और आर्मी शामिल है। डेनमार्क की आर्मी में कुल 83,000 सशस्त्र बल शामिल है। ये आर्मी छोटी जरूर है लेकिन बहुत एडवांस है। फूड। बात करें खाने की तो ग्रीनलैंड के लोग मध तक बड़े चाव से खाते हैं, जिसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। स्वासट एक तरह का सूप है जिसे ग्रीनलैंड का नेशनल फूड कहा जाता है। इसके अलावा किवियाक नाम का एक पक्षी भी लोग खाने में जिससे यहाँ की पारंपरिक डिश तैयार होती है। ज्यादा सर्दियाँ होने के कारण यहाँ पर खाना खराब नहीं होता और एक ही डिश कई दिन तक भी खाई जा सकती है। बात करें डेनमार्क की तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं। औसत तौर पर डेनमार्क में एक शख्स सालाना 6 किलो कॉफी पी जाता है। यहाँ की मिठाई, पेस्ट्री और बंस भी काफी टेस्टी होते हैं। स्ट्रेच्ड फ्लेक्स इस देश की नेशनल डिश है। जूल फोरोकोस्ट, रोडपोल्स, स्मरब्रॉड, डुरम शॉर्मा, फलफल जैसे डिशेस भी आप डेनमार्क में ट्राई कर सकते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए दोस्तों, अब
ग्रीनलैंड और डेनमार्क में घूमने लायक फेमस जगहों की बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड में आप बर्फ के ग्लेशियर नजदीक से देख सकते हैं, आर्कटिक लाइट की नजरें देख सकते हैं और नेचर के अद्भुत नजारों को महसूस कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में इलुलिसेट आइस फॉर्ट आप जा सकते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर समुद्र में गिरते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में बहुत ही मनमोहक होता है। सितंबर से मार्च के बीच ग्रीनलैंड में ऑरोरा लाइट्स देख सकते हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। कैपिटल सिटी न्यू ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ म्यूजियम, लोकल आर्ट और लोकल लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। ईस्ट ग्रीनलैंड में आबादी ना के बराबर है, लेकिन ये इलाका वाकई में बेहद खूबसूरत है और शानदार है। ग्रीनलैंड में आज भी डॉग स्लेज का इस्तेमाल होता है, जो टूरिस्ट्स के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। घूमने के लिहाज से डेनमार्क को एक अच्छा देश माना जाता है। डेनमार्क में सालाना लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ विदेशी सैलानी आते हैं। डेनमार्क घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी कोपेनहेगन से कर सकते हैं। यहाँ पर कई बेहतरीन म्यूजियम्स, एम्यूजमेंट पार्क और चर्च बने हुए हैं, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। टिवोली गार्डन शहर के बीच में बना एक थीम पार्क है। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो बिना सोच विचार किए स्ट्रोसेट स्ट्रीट चले जाइए। यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इस शहर में कई कनाल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस है न्योहान। यहाँ पर बोट राइड करने का बॉस एक अलग ही मजा है। अगर कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो रोजनबॉक कैसल आप जा सकते हैं। द लिटिल मरमेड स्टैचू भी काफी फेमस है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कोपेनहेगन के अलावा आप क्रोनबॉक कैसल जा सकते हैं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। स्केजन में 2 समुद्र को मिलते हुए देखना बेहद ही रोमांचक होता है। यहाँ पर नॉर्थ सी और बाल्टिक सी की लहरें आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। इन सब के अलावा आप डेनमार्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर अरहुस, पुराने समय की कैपिटल सिटी रोस्क्लाइड और साथ ही फेरोए आइलैंड भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो ग्रीनलैंड में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे मेन साधन है। शहरों और कस्बों के बीच ज्यादातर लोग छोटे विमानों या हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। नूक, इलुलिसात और किंजरलुसाक में एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स डेनमार्क से आती है। वहीं डेनमार्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा है। यहाँ पर लोग अपनी कारों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोग साइकिल का यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं। डेनमार्क में 12,000 किलोमीटर से अधिक का साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही देशों में चलने वाली करेंसी डैनिश क्रोन है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद आया। आपको क्या लगता है, क्या ग्रीनलैंड डेनमार्क से आजाद हो पाएगा और क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में अमेरिका सफल हो पाएगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।